हेलो दोस्तों, विधि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी ग्रामर का क्रिया टॉपिक। क्रिया टॉपिक यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं इसके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिया। जिस प्रकार संज्ञा जिस प्रकार संज्ञा नाम को कहते हैं, उसी प्रकार क्रिया किसको कहते हैं? उसी प्रकार क्रिया कहते हैं काम को। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं क्रिया। क्रिया का शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो क्या होगा? शाब्दिक अर्थ क्रिया का करना या होना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ हो गया करना या होना। अब अगर परिभाषा की बात करें, अगर हम परिभाषा की बात करें क्रिया की परिभाषा, तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने। मैं डेफिनेटली बता देता हूँ कि इस क्रिया में से जो भी आपका सवाल आएगा वो आपका गलत नहीं जाएगा। जिन शब्दों से परिभाषा में आते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाता है, किसी कार्य का होना या किसी कार्य का होना या करना, आगे पीछे कर लेना, कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के उदाहरण जैसे जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जाना, ये सभी क्या है? क्रिया के उदाहरण है। नहाना, धोना, ये सब। अब बात आती है, जैसे शब्द है खाना। तो खाना में आपका ये तो खाना जो शब्द है ये तो हो गया क्रिया, लेकिन क्रिया भी तो मूल रूप से बनती है किसी से। तो इसमें खाना में जो मूल रूप है वो है खा। ये खा से बनी है खाना। तो मूल रूप जो होता है उसको हम कहते हैं धातु। ठीक है। खाना में क्रिया तो हो गई खाना, लेकिन इसका मूल रूप खाना किससे बना है? खा से। खा में ना जोड़ दिया, खाना क्रिया बन गई। लेकिन खा क्या है? ये मूल रूप है। मूल रूप क्या कहलाता है? धातु रूप। तो क्रिया के मूल रूप को हम कह सकते हैं इस प्रकार। जो धातु क्या होती है? धातु क्रिया के मूल रूप को मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। ठीक है। जैसे धातु क्या हो गई? धातु हो गई जैसे जैसे खाना में खा हो गया, जाना में जा हो गया, ठीक है, पीना में पी हो गया, सोना में सो हो गया, उठना में उठ हो गया, ठीक है, लिखना में लिख हो गया, पढ़ना में पढ़ हो गया। तो क्या है? मूल रूप है। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के भेद के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं? तीन। नंबर एक, स्थान की विविधता के आधार पर। स्थान की विविधता। ठीक है। नंबर दूसरा हो गया कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। और तीसरा हो गया रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। क्रिया के तीन भेद हैं।
या तो ऐसे कह सकते हैं क्रिया के वर्गीकरण मान लो, भेद मान लो, एक ही बात है। तो पहला हो गया स्थान की विविधता के आधार पर, दूसरा हो गया कर्म के आधार पर, और तीसरा हो गया रचना के आधार पर। तो पहला आता है अपना स्थान की विविधता के आधार पर। स्थान की विविधता, ठीक है। इसको भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो इसके भी भेद बता दिए हैं आगे। एक तो हो गया समापिका क्रिया, समापिका क्रिया, और एक हो गया असमापिका, असमापिका क्रिया। ये दो भेद हो गए स्थान की विविधता के आधार पर, एक हो गया समापिका क्रिया और एक हो गया असमापिका क्रिया। तो समापिका क्रिया किसे कहते हैं? पहला आता है समापिका क्रिया, ये पॉइंट में डाल लिया, समापिका। ये स्थान की विविधता के आधार पर चल रहे हैं, पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद में आगे वाली को। तो पहले क्या हो गया? समापिका क्रिया। समापिका क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जो वाक्य की समाप्ति पर प्रयुक्त होती हैं, वे क्रिया जो वाक्य की समाप्ति पर प्रयुक्त होती हैं, समाप्ति पर प्रयुक्त होती हैं, उसको क्या कहते हैं? समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये क्रिया पढ़ रहे हैं, ये कहाँ है? वाक्य के लास्ट में है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इस वाक्य में क्या हो गया? ये समापिका क्रिया हो गई, समापिका क्रिया हो गई। जैसे और उदाहरण ले लो आप, जैसे अंजलि खाना बना रही है, तो ये क्या हो गया? खाना बनाना लास्ट में बना रही है, ठीक है। जैसे जागृति खेल रही है, ये भी हो गया लास्ट में खेल रही है। तो ये लास्ट में जो प्रयुक्त होती हैं, इसको कहते हैं समापिका क्रिया, समापिका। ये बहुत ही थोड़ा सा लेवल ऊपर है, आप अच्छे से एग्जाम में क्वालिफाई वो क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो क्रिया के, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। नेक्स्ट है असमापिका क्रिया, असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया किसको कहते हैं? वे क्रियाएं, वे क्रिया जो वाक्य के प्रारंभ या मध्य में, या तो प्रारंभ में या मध्य में प्रयुक्त होती हैं, प्रयुक्त होती हैं, उनको कहते हैं असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया कैसे कहते हैं? प्रारंभ या मध्य में जो प्रयुक्त होती हैं उसको असमापिका क्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लें, जैसे जो विद्यार्थी हैं खाना खाकर, खाना और खाकर, खाना खाकर विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। एक तो हो गया खाना और खाकर जाते हैं, तो ये खाना ये कर्म है, यहाँ पर विद्यार्थी कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया। ये खाना क्रिया नहीं है, इसको क्रिया नहीं कहेंगे। खाकर ये क्रिया है, और जाना ये भी क्रिया है। तो इस प्रकार एक क्रिया ये हो गई और दूसरी क्रिया ये हो गई,
ठीक है। तो लास्ट में भी प्रयुक्त हो रहा है और यहाँ पे भी प्रयुक्त हो रहा है। तो खाना खाकर, इसलिए इसको ये असमापका क्रिया कहेंगे। ठीक है। अगले जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर होगा। चलते चलते, चलते चलते उसने चौराहे पर ब्रेक लगा दी। चलते चलते उसने क्या लगा दी? चौराहे पर ब्रेक लगा दी। तो ये कहाँ आ रहा है? इसे चलते चलते, ये आ रहा है प्रारंभ में। ठीक है। जैसे वाक्य में प्रारंभ में या मध्य में प्रयुक्त होती है, उनको असमापका क्रिया कहते हैं, इसलिए यह असमापका का उदाहरण है। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर। दूसरे प्रकार में कौन सा आता है? कर्म के आधार पर। ठीक है। इसको भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। एक तो है सकर्मक क्रिया और एक है अकर्मक क्रिया। पहली है सकर्मक और दूसरी है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया को भी, जैसे इसका नेक्स्ट है ए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को भी तीन पार्टों में डिवाइड किया है। एक है पूर्ण एकर्मक, पूर्ण एक कर्मक। ठीक है। दूसरा है पूर्ण द्विकर्मक और तीसरा है अपूर्ण सकर्मक, या जिसको कहते हैं पूरककांक्षी, पूर्ण सकर्मक। तो इस प्रकार ये तीन हो गए। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पूर्ण एकर्मक क्रिया क्या होती है। पूर्ण एक कर्मक क्रिया क्या होती है? पूर्ण एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म हो, जिस क्रिया कह लो, वाक्य कह लो, जिस क्रिया में क्या हो, जिस क्रिया में केवल एक कर्म हो, उसको कहते हैं पूर्ण एक कर्मक क्रिया। इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे सुनीता चाय पी रही है। ठीक है। सुनीता चाय पी रही है। तो इसको पहचानने का हम तरीका बताते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? यदि प्रश्न करते हैं हम, यदि प्रश्न करेंगे किससे, क्या से, और उत्तर आ जाए, यहां पर उत्तर आ जाए प्रश्न करने पर, तो वो एक कर्मक क्रिया होगी, पूर्ण एक कर्मक क्रिया। सुनीता क्या पी रही है? चाय पी रही है। तो क्या का उत्तर किससे आ रहा है? चाय से आ रहा है, इसलिए यहां पर ये क्या है? एक कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, जैसे और भी उदाहरण है, जैसे सीता कपड़े धो रही है। तो ये क्या हो गया? पूर्ण एक कर्मक, क्या धो रही है? कपड़े धो रही है। ठीक है। सीमा खाना बना रही है। सीमा खाना बना रही है। खाना क्रिया नहीं है, यहां पर क्या बना रही है? खाना बना रही है सीमा। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या से अगर क्वेश्चन करें और वहां पर आंसर आ जाए, तो वे पूर्ण कर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट आती है पूर्ण दुकर्मक क्रिया। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। पूर्ण दुकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पूर्ण एक कर्मक में जिस क्रिया में केवल एक कर्म होता है, इसी प्रकार पूर्ण दुकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं? जिस क्रिया के दो कर्म हो, जिस क्रिया के दो कर्म हो।
जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे पूर्ण दुकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करें हम तो अनिल ने पुष्पेंद्र को पुस्तक दी। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें एक कर्मक है कि दो कर्मक है। तो जैसे एक कर्मक की हमने बताया कि क्या से प्रश्न करें और उत्तर मिल जाए, वहां पूर्ण एक कर्मक क्रिया होती है। अब ऐसे ही अगर इसको पहचाने तो पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे कि हम किसको और क्या, इन दो से क्वेश्चन करें। ठीक है, तो इसमें हम दो कर्म का निर्धारण कर सकते हैं। अगर किसको से किसको होता है सजीव के लिए, सजीव कर्म के लिए होता है किसको, और क्या होता है किसके लिए, निर्जीव कर्म के लिए। ठीक है, जैसे अनिल ने किसको, पुष्पेंद्र को, तो पुष्पेंद्र क्या है यहां पर, सजीव है। ठीक है, क्या दी, आंसर आ गया पुस्तक दी, तो पुस्तक क्या है, निर्जीव है यहां पर। तो किसको अगर क्वेश्चन करें किसके लिए, सजीव कर्म के लिए, और क्या के लिए, निर्जीव कर्म के लिए। तो यहां पुस्तक और पुष्पेंद्र दो कर्म हो गए। इस प्रकार यह दो कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, अब जैसे इसका एक और उदाहरण ले लो। अध्यापक ने बच्चों को चुटकला सुनाया। तो किसको, बच्चों को, क्या सुनाया, चुटकला सुनाया। तो किसको, ठीक है, और क्या, ये दो करें, दो क्वेश्चन करें और आंसर आ जाए तो वहां पूर्ण दो कर्मक क्रिया होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ें। तीसरा है पूर्ण सकर्मक, या फिर इसका नाम दूसरा है, ओ सॉरी, अपूर्ण सकर्मक या पूरक कांक्षी। पूरक कांक्षी, पूरक कांक्षी सकर्मक क्रिया, इसका पूरा नाम है अपूर्ण सकर्मक या पूरक कांक्षी सकर्मक क्रिया। तो इसका इसमें ये होता है जिस क्रिया में कर्म के होने पर भी पूरक की आवश्यकता हो, जिस क्रिया में जिस क्रिया में कर्म के होने पर भी, कर्म विद्यमान हो भले ही, पूरक की आवश्यकता हो, पूरक की आवश्यकता हो। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें पूरक शब्द समझना पड़ेगा। पूरक शब्द क्या होता है, चलो पूरक शब्द समझते हैं। पूरक क्या होता है? पूरक जो पूरक होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पूरा करने वाला। तो पूरा किसको करेगा, ये वाक्य को। केवल इसकी महत्ता ये है, पूरा करेगा ये वाक्य को, अपने आप में कोई अर्थ नहीं देता है ये। वाक्य को पूरा करने के लिए जिस शब्द को लिखा जाता है, रखा जाता है, उसे पूरक कहते हैं। ठीक है, इसके इसमें क्या होता है कि वाक्य में कर्म के होने या ना होने पर क्रिया का आशय प्रकट ना हो, और जब आशय प्रकट करने के लिए जिस शब्द को रखा जाता है उसको पूरक कहते हैं। तो पूरक के रूप में एक नोट डाल लेना। पूरक के रूप में पहचानेंगे कैसे? पूरक के रूप में, पूरक के रूप में संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द या फिर विशेषण शब्द, विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं। ठीक है,
अब इसको पहचान, जैसे हमने एक कर्मक क्रिया की जो पहचान करी, क्या से की, क्या प्रश्न करें और उत्तर आ जाए तो वहाँ पूर्ण एक कर्मक क्रिया होती है। अगर हम किसको या क्या से प्रश्न करें, दोनों से साथ में, और दो कर्म निकल कर आते हैं सजीव और निर्जीव वाले, तो वहाँ पूर्ण द्विकर्मक क्रिया होती है। इसी प्रकार हम पूरक शब्द को कैसे पहचानेंगे? तो पूरक शब्द की पहचान है, पूरक की पहचान क्या है? यदि वाक्य में कर्ता के साथ, किसके साथ? कर्ता के साथ शब्द आ जाए कौन, ठीक है, कौन आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसा आ जाए, ठीक है, कैसी, कैसा, कैसी, कैसे, ये आ जाएं, ये शब्द आ जाएं, और प्रश्न करने, मतलब इनको रख करके कौन, कहाँ, कैसा, कैसी, कैसे, इनको रख करके प्रश्न किया जाए, रख कर। जैसे वहां पर क्या रख रहे थे ना, इसको यहाँ पर कौन, कहाँ, कैसा, कैसी, कैसे, इसको रखकर प्रश्न किया और उत्तर आ जाए, तो वहां पूरक शब्द होता है। ठीक है, जैसे हरीश डॉक्टर है, ठीक है, ये वाक्य है। तो यहां पर हम देख सकते हैं इसमें, तो हम क्वेश्चन करें हरीश कौन है, हरीश कौन है, तो इसकी सार्थकता यहां से निकल रही है डॉक्टर से, तो हरीश डॉक्टर है। इस प्रकार ये कौन का आंसर करने पर डॉक्टर आता है, तो डॉक्टर क्या है, यहाँ डॉक्टर पूरक शब्द है, केवल पूरा कर रहा है इसको। हरीश है, मान के चलो शब्द हो गया हरीश है, ये हो गया हरीश है। हरीश क्या है, कुछ सार्थकता निकल रही है क्या इस वाक्य की? कुछ नहीं निकल रही। तो हरीश डॉक्टर है, तो इसने क्या किया, वाक्य को पूरा कर दिया, इसलिए ये कौन सी होगा, ये पूरक शब्द कहलाएंगे, इसलिए पूरक कांक्षी क्रिया है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसे कर्ता कारक में, जैसे परसर्ग जानते हो ना आप, जैसे परसर्ग होते हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ने को से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से अलग, संबंध काकी के, नानी ने रारी रे, ठीक है, मैं पे पर, वो वाले हैं, तो ये परसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, परसर्ग। तो कर्ता कारक में ने परसर्ग, जो कर्ता कारक होता है ना, उसका क्या होता है, ने। इस परसर्ग में वर्तमान काल और भविष्यत काल, वर्तमान और भविष्य, इसमें ने परसर्ग नहीं जुड़ता कर्ता कारक में। एक तो वर्तमान आ रहा हो और एक भविष्यत काल आ रहा हो, तो वहां पर ने नहीं जुड़ेगा, ये ने नहीं जुड़ेगा। ये केवल कहां जुड़ता है ने, भूतकाल की क्रिया के साथ जुड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, भूतकाल की क्रिया के साथ जुड़ता है ने परसर्ग। अब जैसे कर्म सजीव हो, कर्म क्या हो, सजीव, वो प्रकार तो आपके वहीं खत्म हो गए। ये अब ये तो कुछ एक्स्ट्रा बातें जो चल रही हैं। कर्म सजीव हो, तीन प्रकार बता दिए। पहले तो स्थान की विविधता के आधार पर समापिका और असमापिका बता दी, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया में भी तीन है, पूर्ण एक कर्मक, पूर्ण द्वैकर्मक और पूरक कांची क्रिया, सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार कर्म की, अब जब कर्म कैसा हो, सजीव हो, तो उसके साथ को कारक चिन्ह जुड़ना है। कौन सा जुड़ना है, को कारक चिन्ह आएगा। ठीक है, और यदि कर्म कैसा हो, कर्म हो निर्जीव, कर्म अगर निर्जीव हो, ये भी पहचान है सजीव और कर्म की, तो उसके साथ को नहीं जुड़ता है। ठीक है, जैसे मारना, पीटना, काटना आदि क्रियाओं के साथ सजीव कर्म में को कारक चिन्ह जोड़ें या ना जोड़ें, ये भी है। ठीक है, अब जैसे कौन कौन सी है, ये अच्छा सा नोट डाल लेना इसका।
पहचानने के लिए, जैसे मारना हो गया, पीटना हो गया, काटना हो गया, ये जो क्रिया हैं, अभी बताया ना क्रियाएं, इनके साथ में सजीव कर्म आ जाए तो सजीव कर्म के साथ क्या जुड़ता है? को। अब ये नोट कह रहा है कि इसको को जोड़ दो या मत जोड़ो, बात बराबर है। कैसे समझेंगे इसको? इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे सुमन ने मक्खी मारी। ठीक है, सुमन ने मक्खी मारी। अब इस मक्खी क्या है? सजीव। तो हम क्या यहाँ को जोड़ सकते हैं आराम से। सुमन ने मक्खी को मारी, या फिर को जोड़ दिया तो मारा हो जाएगा। ये सुमन ने मक्खी को मारा। अब अगर को नहीं जोड़े तो सुमन ने मक्खी मारी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे एक और एग्जांपल लें, मोहित ने लड़के को पीटा। ठीक है, मोहित ने लड़के को पीटा, तो लड़का क्या है? यहाँ सजीव है, तो यहाँ को कर्म आ गया। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहित ने लड़का पीटा। ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। तो इस प्रकार हम को सर जो को है सजीव कर्म के साथ, जो इन्हीं क्रियाओं में, एक तो पीटा है और एक मारना है और एक काटना है, इन क्रियाओं के साथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम मुख्य कर्म और गौड़ कर्म को कैसे पहचानेंगे? मुख्य कर्म क्या होता है और गौड़ कर्म क्या होता है, इसको लिख लें आप। मुख्य कर्म क्या है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने दो कर्म बताए थे ना, दुकर्मक क्रिया में। तो मुख्य कर्म क्या होता है? ये हमेशा क्रिया के, पहला है क्रिया के समीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया के समीप रहता है ये। दूसरा है इसी में विभक्ति रहित होता है ये, विभक्ति रहित। ये अप्राणीवाचक होता है, अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक होता है। इसे प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्म। इसको प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। और ये कौन सा कहलाता है? निर्जीव कर्म भी कहलाता है। निर्जीव कर्म भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार ये मुख्य कर्म के कर्म को पहचानेंगे इस तरीके से। अब गौड़ कर्म क्या होता है? मुख्य के बाद सहायक या गौड़, कुछ भी कह लो इसको, गौड़ कर्म। गौड़ कर्म को कैसे पहचानेंगे? ये क्रिया से अपेक्षाकृत दूर होता है, थोड़ा अपेक्षाकृत दूर। किससे? क्रिया से। ठीक है, ये दूर हो गया थोड़ा। ये विभक्ति सहित होता है, वो रहित होता है तो ये विभक्ति सहित हो जाएगा। ठीक है, ये विभक्ति सहित हो। वो अप्राणीवाचक है तो ये प्राणीवाचक हो गया, ये प्राणीवाचक हो गया। वो प्रत्यक्ष था तो ये प्रत्यक्ष हो गया। वो निर्जीव था तो ये सजीव हो गया। इस प्रकार इस कर्म की पहचान करेंगे। अब हमारी सकर्मक क्रिया पूरी हो गई। अब हम चलेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है, जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है, जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। अर्थात जैसे जिन क्रियाओं का कर्म नहीं हो गया उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल किस किस पर पड़ता है? कर्ता पर, कर्ता पर पड़े। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया, जैसे सकर्मक क्रिया भी तीन प्रकार की थी, अकर्मक क्रिया को भी तीन प्रकार में बांटा गया है।
अकर्मक क्रिया भी 3 प्रकार की है, लेकिन इसके नाम क्या है, अलग है। पहला है इसमें अपूर्ण अकर्मक, वो अब सकर्मक थी, और ये क्या है, अपूर्ण अकर्मक। लगभग सेम है ये, वो सकर्मक थी, ये अकर्मक है। पूरक कांची अकर्मक क्रिया भी कह सकते हैं, सॉरी। दूसरा है स्थित्यर्थक। स्थित्यर्थक जैसे यहां लगता है ना, स्थित्यर्थक, स्थिति प्लस अर्थक, पूर्ण अकर्मक। और तीसरा है गत्यर्थक। बहुत शानदार टॉपिक है हिंदी का, गत्यर्थक, पूर्ण अकर्मक क्रिया। गारंटीड आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। इसके बाद में मैं एमसीक्यू भी बनाऊंगा इस टॉपिक पर, अच्छे वाले। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक पढ़ने में कैसा लगा। मैं अभी एमसीक्यू भी लाऊंगा इसके ऊपर। तो पहला है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। वाक्य को पूरा करने के लिए जिस क्रिया को पूरक की आवश्यकता होती है उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उमेश बीमार है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, कोई फर्क नहीं है इसमें। उमेश बीमार है, तो उमेश कैसा है, बीमार है, तो यहां पर पूरक शब्द है ये, इसलिए पूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट है स्थिति अर्थक। इसका सही उच्चारण होगा स्थिति अर्थक, स्थिति प्लस अर्थक, पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया वे क्रियाएं जो कर्ता की स्थिति का बोध कराती हैं। नाम से ही पता पड़ रहा है, स्थिति प्लस अर्थ। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसका, वे क्रियाएं जो कर्ता की स्थिति का बोध कराती हैं, कर्ता की स्थिति का बोध। जैसे स्थिति कैसे बोध कराएंगे, इसको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, वैसे समझ में कम आता है। जैसे शर्माना, ठीक है, कर्ता क्या कर रहा है, शर्मा रहा है। लजाना, रोना, हंसना, ठीक है, चमकना, खिलना आदि, ये सब स्थिति को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये स्थिर तक। जैसे अब एग्जाम्पल से और ले लेते हैं। एग्जाम्पल है मुकेश सो रहा है, मुकेश सो रहा है। ठीक है, अब सोना क्या है, सोना अकर्मक क्रिया है, तो स्थिति कैसी है इसकी, सोने की, तो इसके स्थिति का बोध करा रहा है, इसलिए स्थिर तक। वैसे एग्जाम में केवल यह आएगा कि सकर्मक है कि अकर्मक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा, लेकिन और भी अगर डीपली अगर पूछ ले तो कैसी है ये, स्थिर तक अकर्मक क्रिया। आप तो डीप नॉलेज लो, अगर डीप थोड़ा सा पूछ भी लेगा तो आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है, पूरा नाम बता सकते हो कि इसके स्थिर तक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है संगीता हंस रही है, संगीता हंस रही है, तो हंसना क्या है, मेन ये अब पता चलना चाहिए को क्रिया कैसी है, हंसना, हंसना कैसी है, अकर्मक। ठीक है, तो ये हो गई स्थिति का बोध करा रही है और पूर्ण अकर्मक है ये। तो इस प्रकार कैसे हो गई, संगीता हंस रही है। नेक्स्ट है अब जैसे अंकित रो रहा है,
अंकित रो रहा है, ठीक है। तारे चमक रहे हैं। तो ये सब कैसी हैं? अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक में भी स्थिति बता रहे हैं, तो इत्यर्थक। अब नेक्स्ट है सी टाइप का। सी है आपका गत्यर्थक। गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। वे क्रियाएं जो कर्ता की गति करने का बोध कराती हैं, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, गति, कर्ता की गति का बोध कराती हैं, ठीक है। गति का बोध कराती हैं किसकी? कर्ता की। तो वो कहलाएंगे गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। अकर्मक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे चलना, जाना, उछलना, कूदना, खेलना, दौड़ना, ठीक है। ये सब कैसी हैं? डूबना, उगना, निकलना, गिरना, ये सब क्या है? पूर्ण अकर्मक क्रिया होती हैं। और जैसे एग्जाम्पल से जैसे राम कोचिंग जा रहा है, राम कोचिंग जा रहा है। तो कोई यहां पर क्या है? केवल जा रहा है, अकर्मक है ये पूरा, ठीक है। तो ये हो गए, पहचान करेंगे ऐसे। जैसे चिड़िया उड़ रही हैं, जैसे क्या है? कबूतर उड़ रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, ठीक है। तो उड़ना क्या है? अब तो इसकी स्थिति बता रहा है ना, कहाँ उड़ रहे हैं कबूतर, ठीक है। तो सूरज पूरब से उग रहा है, सूरज पूरब से उग रहा है। ये उगना क्या है? सूरज की स्थिति का, गति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है? गत्यर्थक क्रिया है। तो मैंने आज मोस्टली इसी का टॉपिक लिया है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अभी क्रिया का जो तीसरा रूप है उसको लेकर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।